हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर का वीडियो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेसेसरी डॉक्यूमेंट के ऊपर। आप जैसा कि जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 स्टेज होता है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया डॉक्यूमेंट अगर प्रिपेयर हो गया और उसमें किसी भी तरीके का अल्टरेशन करना है, तो वो अल्टरेशन आप कैसे कर सकते हो। उस अल्टरेशन मतलब होता है चेंजेस। ये आपके लिए एक नया वर्ड है, अल्टर, या फिर हो सकता है आप जानते होंगे। अगर किसी भी सिचुएशन को आप क्रिएट किए हैं और उसमें किसी भी कंपनी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है। कंपनी का क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ऑलरेडी ये सब कुछ मेंशन्ड होता है ना। तो कंपनी अगर कुछ चेंजेस लाना चाहता है तो किस तरीके से चेंजेस करेगा, ये बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आपको 3 डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता क्या है, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी तरीके का चेंजेस लाना है तो वो चेंजेस आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है टॉपिक, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जब आप कल को कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आपको कौन कौन सा नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स which are required to be filled with the registrar आपको पता है ऑफ द कंपनी इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, और आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। बाबू, ये जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपके कंपनीज के बेसिक डिटेल के बारे में चर्चा करता है। यानी कि कंपनी का क्या पावर है, कंपनी किस टाइप का काम करेगा, कंपनी का स्टार्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है ना, क्या कैपिटल होगा, बिजनेस का कंपनी का क्या लोकेशन होगा, कितने डायरेक्टर होंगे, उनके डायरेक्टर का नाम, एड्रेस, सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। यानी कि बेसिक डिटेल जो है वो आपका कहाँ मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जैसा कि आपको हम बताए थे कि पार्टनरशिप डीड, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आप क्या प्रिपेयर करते हैं, पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। और इस एसोसिएशन में आप क्या लिखेंगे, इस मेमोरेंडम में आप क्या लिखेंगे, आपके कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर उसके बाद डायरेक्टर कितने हैं, उनके नाम, उनके एड्रेस, क्या कैपिटल है। अच्छा, कैपिटल भी आप जानते हैं कि लिमिटेड होता है, मगर लिमिटेड में भी 2 है। कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। मगर लिमिटेड लाइबिलिटी में भी 2 ऑप्शंस है, एक है लिमिटेड बाय शेयर और एक है लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड बाय गारंटी होगा कि लिमिटेड बाय शेयर होगा, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई होती है आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अब मान लीजिए इनिशियली डायरेक्टर का या फिर एम्प्लॉय मेंबर्स का जो लायबिलिटी था वो लिमिटेड बाय शेयर था, पर अब कंपनी चाहता है कि नहीं, ये लिमिटेड बाय गारंटी हो जाए। तो फिर ये जो चेंज लाना है कैसे चेंज करेंगे, क्या आपको प्रावधान फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पटना में है, मगर आप उसको मुंबई शिफ्ट करना चाहते हैं। तो पटना से मुंबई शिफ्ट करने के लिए क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये यहाँ सीखेंगे। तो बेसिकली हम लोग ये भी देखेंगे कि कंटेंट क्या है, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि उसमें अगर किसी भी तरीके का अल्टरेशन लाना है तो वो अल्टरेशन को कैसे हम सुधार पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। The memorandum of association is the principal document of a company. It is considered as the charter of the company. चलिए ये ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और इसको एक और बोलते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिक डिटेल कंटेन करता है किसी भी कंपनी के बारे में, ठीक है। इट कंटेन्स द पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। स्कोप ऑफ ऑपरेशन कहने का मतलब क्या पर्पस है कंपनी चलाने का, कितना लार्ज स्केल पे काम करेगा, ये सब। इट कैन बी अल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब चेंज, इसको हम इसमें बदलाव किया जा सकता है ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग इट्स अल्टरेशन। और ये अल्टरेशन उसी तरीके से हो सकता है जो प्रावधान लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। आपको पता है कंपनी एक्ट है, तो कंपनी एक्ट में जैसे आपको मान लीजिए सिचुएशन, आपको डोमिसाइल चेंज करना, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पटना में है, उसको आप मुंबई शिफ्ट करना चाहते हैं, तो पटना बिहार है, बिहार में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है, तो बिहार से महाराष्ट्र जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दो स्टेट है, तो दो स्टेट जब इन्वॉल्व होता है तो क्या हमको अल्टरेशन करना पड़ता है, किस तरीके से करते हैं, ये कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है ना। तो इट कैन बी अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड in Companies Act regarding its alteration. Memorandum of Association provide information to the outsider such as creditor, supplier, etc. to know the limitation of the company है ना dealing. It also known as the doctrine of outdoor management. देखिए आपको टोटल कितना नाम बता दिया गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, चार्टर ऑफ द कंपनी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ द आउटडोर मैनेजमेंट। तो ये तीन नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दिए, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिए, तो आपको ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब कंटेंट की बात करें। कंटेंट कहने का मतलब सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है नेम क्लाउज। नेम क्लाउज कहने का मतलब कंपनी का नाम। नेम क्लाउज मतलब कंपनी का नाम। अब ये जो कंपनी का नाम है बच्चों, डॉक्ट्राइन नाम है बाबू, डॉक्ट्राइन मतलब नहीं, डॉक्ट्राइन बस एक नाम है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कंपनी है ना, है ना, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज कहने का मतलब कंपनी का नाम के बारे में। तो देखिए कंपनी के नाम के बारे में अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का जो नाम है, अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगाएगा, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा। आपको बताए थे ना कि अगर कोई कंपनी ए बी सी लिमिटेड लिख रहा है, यानी कि वो कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है। मगर कोई कंपनी ए बी और सी प्राइवेट लिमिटेड लगा रहा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है। बात समझ में आया। तो इस तरीके से कंपनी को ये प्रीफिक्स सफिक्स लगाना पड़ेगा, सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, दिस क्लॉज कंटेन द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। भाई नाम क्लियर होना चाहिए, नाम क्लियर होना चाहिए। द कंपनी कैन चूज द नेम, एनी नेम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन। कोई भी नाम कंपनी रख सकता है, मतलब कोई भी नाम दिया जा सकता है कंपनी को, मगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। पहला रेस्ट्रिक्शन क्या कह रहा है, द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो लिमिटेड से एंड होगा, और विथ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी एलटीडी उसको लगाना पड़ेगा। अब वो चाहे प्राइवेट लिमिटेड लिखे चाहे पीवीटी एलटीडी लिखे, बात एक ही है। अच्छा, तो अब कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना,
अब कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना तो आप वहां पे देखना कि लिखा हुआ होगा, या तो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखता है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखता है। फिर उसके बाद अगर आप कोई पतंजलि देखिए तो पतंजलि भी आई थिंक वो भी लिमिटेड ही लिखता है, ठीक है। तो कोई कंपनी लिमिटेड लिखेगा, कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखेगा, तो उससे उसके नाम से आप पता कर लोगे कि वो कंपनी पब्लिकली शेयर इशू किया है कि नहीं, ठीक है। चलिए, और सरकारी कंपनी भी पब्लिक लिमिटेड ही लगाती है, सॉरी लिमिटेड ही लगाती है। नेक्स्ट कह रहा है द नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ द अदर कंपनी। ये तो आपको पहले से पता है कि किसी भी कंपनी का जो नाम है वो किसी दूसरे कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे कोऑपरेटिव, जैसे है ना, जैसे आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब वर्ड यूज नहीं करते हैं। मतलब वैसा वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं जो सरकार से रिलेटेड हो, है ना। अब जैसे आप गवर्नर लिख दे रहे हैं अपने कंपनी के नाम में, तो ये सब जो सरकारी नाम है, मतलब सरकारी वर्ड्स है जहां पर सरकार का एक छवि क्रिएट होता है, वैसा वर्ड जिसको यूज करने से लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है, वो सब आप यूज नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी चीटिंग करने के लिए, जैसे सरकारी कंपनी के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना, तो बहुत सारे फ्रॉड वाले लोग क्या करते हैं, करने का कोशिश करेंगे कि ऐसा नाम चूज करेंगे कि पढ़ के लगे कि नहीं एकदम सरकारी कंपनी है ना। तो उस तरीके का प्राइवेट बंदा जो है नाम नहीं रख सकता। अगर ऐसा नाम आप सेलेक्ट करेंगे ना तो वहां रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए कोऑपरेटिव वर्ड्स वगैरह आप नहीं यूज कर सकते। द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए कह रहा ना कि कंपनी का कोई भी ऐसा नाम नहीं चूज करना है कि वो कनेक्शन शो करे कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपको कह रहा है अल्टरेशन। ये थोड़ा सा देखिए स्पेस छूटा हुआ है यहाँ पे, देखिए पूरे लाइन में कहीं भी स्पेस नहीं दिया है, मगर हमको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको। देखिए क्या लिख रहा है, अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए अल्टरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी में क्या कह रहा है, अल्टरेशन मतलब कि अगर कंपनी को अपना नाम चेंज करना है, अगर कंपनी आपको अपना नाम चेंज करना है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कर कैसे सकता है, इसके लिए एक प्रावधान कह रहा है अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अब सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, देखिए कंपनी में कोई भी काम होता है बाबू तो वोटिंग के थ्रू होता है, डायरेक्टर लोग और शेयर होल्डर लोग के बीच में सहमति होगा तभी। जैसे आप देखते हो इंडिया में जो इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि वोटिंग होता है, तो उसी प्रकार से कंपनी में बहुत सारा ऐसा काम है जहां पर वोटिंग का रिक्वायरमेंट होता है। वोटिंग कौन कर सकते हैं, शेयर होल्डर और डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, दो तरीके का वोटिंग होता है बच्चों, कहाँ पर लिखे, हाँ यहाँ पे। एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन कहने का मतलब वोटिंग करवाना होता है, एक होता है स्पेशल, एक होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में 50% वोट का फेवर होना बहुत जरूरी है, मगर स्पेशल में 75% वोटिंग होना चाहिए फेवर में। कहने का मतलब अगर हम काम करना, हम अपने कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं तो सारे डायरेक्टर सारे शेयर होल्डर को बुलाएंगे और बोलेंगे कि देखिए एबीसी लिमिटेड है, हम एबीसीडी एफडी एबीसीडी लिमिटेड करना चाहते हैं। पहले था एबीसी लिमिटेड, अब हम एबीसीडी लिमिटेड करना चाहते हैं, तो क्या आप सभी का सहमति है। तो 75% और उससे ज्यादा लोग अगर वोट फेवर में कर दिए तो उसको कहेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, और वो काम इफेक्टिवली आप कर सकते हो। मगर कहीं अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, देखो आपको कहीं पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दिखेगा लॉ में और कहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन दिखेगा। तो अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा हुआ है तो 50% फेवर में वोट चाहिए, 50 प्लस चाहिए, 50% प्लस 1। एंड अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात हो रही है तो 75% चाहिए, है ना। आई होप कि आपको क्लियर होगा।
तो कहीं पर अगर लिखा हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन तो वहां पे आप समझ जाएगा कि इस काम को करने के लिए 75% का वोटिंग होना चाहिए फेवर में, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 50% का फेवर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग रिटेन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले तो आपको डायरेक्टर और शेयर होल्डर का एक वोटिंग करवाना पड़ेगा, और वोटिंग में अगर 75% फेवर में आ गया तब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रिटेन अप्रूवल लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटेन अप्रूवल आपको चाहिए, तभी आपका नाम, कंपनी का नाम चेंज हो सकता है। तो ये दो काम अगर हो गया सक्सेसफुली तो आप अपने कंपनी का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डोमिसाइल क्लॉज, है ना, सिचुएशन या फिर डोमिसाइल क्लॉज। सिचुएशन या फिर डोमिसाइल क्लॉज मतलब होता है कि आप अपने कंपनी के एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि कंपनी चाहती है कि चलो अब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया जाए। मतलब देखो तीन कंडीशन हो सकता है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस गया में था, एपी कॉलोनी में, मगर आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं चौक पे, तो ये जो मूवमेंट है वो विद इन गया ही है ना, आप गया में ही हैं और गया में ही थे, आप एपी कॉलोनी से चौक जा रहे हैं सिर्फ, तो इसको कहेंगे विद इन सिटी। मगर कभी कभी क्या होता है कि आप गया का रजिस्टर्ड ऑफिस था आपका, स्टार्टिंग में जब कंपनी स्टार्ट की तो गया में रजिस्टर्ड थे, मगर अब आप पटना शिफ्ट करना चाहते हैं तो पूरा सिटी चेंज हो गया, तो इसको कहेंगे चेंज विद इन स्टेट, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन स्टेट। मगर कभी कभी क्या होता है कि आप गया के हैं और आप मुंबई शिफ्ट करना चाहते हैं, तो स्टेट ही चेंज हो गया, एक बिहार है और एक महाराष्ट्र है। बात समझ में आ रहा है, तो तीन तरीके का कंडीशन है। सर विदेश जाता है तो बाबू विदेश कोई कंपनी तभी जाता है जब वो फॉरेन उसको खरीद लेता है, कोई फॉरेन कंपनी खरीद लेता है, और अगर फॉरेन कंपनी खरीद लिया यानी कि किसी भी कंपनी का अगर रजिस्टर्ड ऑफिस फॉरेन में है, इसका ये मतलब है रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस की बात नहीं कर रहे, रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर रहे। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस फॉरेन में है यानी कि वो इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इंडियन कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी के बारे में नहीं। तो आप ये नहीं सोचना कि रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई से लॉस एंजलिस चला गया, अमेरिका चला गया, दुबई चला गया, वो फिर फॉरेन कंपनी हो जाएगा। हाँ, इंडिया की कंपनी है जैसे टाटा, टाटा इंडस्ट्री इंडिया की कंपनी है, तो उसका ब्रांच ऑफिस रसिया में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, रसिया में भी ब्रांच ऑफिस है, जापान में भी ब्रांच ऑफिस है, तो ब्रांच ऑफिस हो सकता है, ब्रांचेस हो सकते हैं, मगर रजिस्टर्ड ऑफिस जो होता है वो मेन ऑफिस होता है, वहां पे सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी का रखा जाता है। तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस फॉरेन अगर लेके जा रहे हैं यानी कि वो फॉरेन कंपनी हो गई। ठीक है, तो देखो क्या करा, दिस क्लाउज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। नेम क्लॉज यानी कि सिचुएशन क्लॉज बोलिए, डोमिसाइल क्लॉज बोलिए, या फिर नेम क्लॉज, सॉरी डोमिसाइल क्लॉज बोलिए चाहे सिचुएशन क्लॉज बोलिए, मतलब कि एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ रहता है कि भाई कौन से स्टेट में है ये कंपनी, कौन से स्टेट में इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। इट इज नेसेसरी बिकॉज अ कंपनी गेट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट ओनली, है ना। जैसे बिहार सरकार के अधीन, जैसे अगर हम बिहार में कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपनी एक्ट के तहत ही होगा, मगर बिहार का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो हमको सर्टिफिकेट देगा। तो अगर बिहार में है तो बिहार का रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू करेगा, और अगर बंगाल में है तो बंगाल का रजिस्ट्रार हमको सर्टिफिकेट इशू करेगा। The registered office is a place where all the important document of the company are kept. और ये रजिस्टर्ड ऑफिस वो जगह होता है जहां पर सारा डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का रखते हैं। A company must have a registered office when it start its business activity or
विद इन 30 डे ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंपनी को एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस 100% अप्रूव करना होता है, मतलब कि ये फिक्स करना होता है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। अगर मान लीजिए लोकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो 30 दिन का समय दिया जाता है आपको कि अब 30 दिन के अंदर में अपना ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। तो सिचुएशन या फिर डोमिसाइल क्लॉज की बात करें तो डोमिसाइल क्लॉज मतलब होता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी आर केप्ट एंड कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, और कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना बहुत जरूरी है 30 दिन के अंदर में। अब मान लीजिए कि आप कंपनी चला रहे थे और आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, हो सकता है कोई भी वजह हो सकता है, क्या बड़ी बात है ना, कोई भी बड़ी बात नहीं है ये रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना। तो अब क्या करेंगे आप, ये रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज करेंगे। तो देखो बाबू, 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। दूसरा कंडीशन, आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में हैं, थे जिस स्टेट में है उसी स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं मगर शहर अलग हो रहा है, गया से पटना जा रहे हैं या फिर पटना से जहानाबाद जा रहे हैं, ठीक है। और या फिर तीसरा ये हो सकता है कि जिस शहर में थे उसी शहर में है पर लोकेशन चेंज हो रहा है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं। 3 कंडीशन। तो सबसे पहला है बाबू, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, डायरेक्टर को मेंबर को बुलाएंगे और वोटिंग कराएंगे। और अभी हम आपको बताएं स्पेशल रेजोल्यूशन में कितना % का वोटिंग का रिक्वायरमेंट होता है, 2/3, है ना, 2/3। ध्यान रखिएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन में 2/3, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा तो कितना आएगा, 66.67%। तो इतना % का वोटिंग फेवर में होना चाहिए। तो सबसे पहले by passing a special resolution and by obtaining sanction of registrar of both the state if the office is to be shifted from one state to another state। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, बिहार से झारखंड जा रहे हैं, झारखंड से यूपी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो दो, अब आपको पहले ही बताया ना कि हर स्टेट का रजिस्ट्रार अलग अलग होता है। बिहार का रजिस्ट्रार अलग है, यूपी का रजिस्ट्रार अलग है, महाराष्ट्र का रजिस्ट्रार अलग। तो हमको दोनों रजिस्ट्रार का कंसेंट लेना पड़ेगा। हम बिहार में थे तो बिहार का रजिस्ट्रार का कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम छोड़ रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, हम अपना शिफ्ट कर रहे हैं यूपी में, तो यूपी के रजिस्ट्रार का वेरिफिकेशन होना चाहिए। एंड आपको मेंबर्स जितने भी डायरेक्टर और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब वोटिंग करवाना पड़ेगा जिसमें कि 2/3 सहमति होना चाहिए। तो अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट आप जाना चाहते हैं तो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग अ सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार्स ऑफ बोथ द स्टेट्स। बात समझे, दोनों स्टेट्स का याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट है आपका, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई आपके साथ कॉम्प्रोमाइज मतलब किसी भी तरीके का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए आप उसी स्टेट में हैं मगर शहर चेंज कर रहे हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, तो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पर आपको पता है कि अगर बिहार में थे और बिहार में ही है तो फिर कोई झंझट नहीं है। Only if the office is to be shifted from one town to another town in same state। बस आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लीजिए, और क्योंकि रजिस्ट्रार तो वही रहेगा, अब पटना में रहो चाहे गया में रहो चाहे जहानाबाद में रहो, बिहार का रजिस्ट्रार एक ही है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे इंटीमेशन दे देना है, एड्रेस चेंज हुआ तो वो तो देंगे, मगर किसी भी तरीके का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं होता है, बस दे देंगे इंटीमेशन कि हाँ पहले यहाँ थे अब वहां चलेगा। तो एक बस क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, मेंबर लोगों के द्वारा आपको पास करवा लेना है। एंड अगर आप एक ही शहर में हैं बस लोकेलिटी चेंज कर रहे हैं, है ना, एपी कॉलोनी से चौक शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बाय पासिंग एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन,
अब आपको पता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे कितने परसेंट का वोटिंग का रिक्वायरमेंट होता है, 50% का, ठीक है। इन ऑफिस टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर विद इन सेम टाउन, है ना, उसी टाउन में अगर आपको चेंज करना है तो। आई होप कि आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन, और साथ ही साथ आपको क्या लगेगा, दोनों स्टेट का रजिस्ट्रार का कंसेंट लेटर। फिर अगर विद इन स्टेट कर रहे हैं मगर शहर चेंज हो रहा है, टाउन चेंज हो रहा है, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर एक ही शहर में है बस लोकेलिटी चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बस और कुछ नहीं। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड क्लॉज, जो कि बहुत ही इजी है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब पर्पस, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई हर इंसान का बिजनेस करने का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, मगर यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज मस्ट बी लीगल, मतलब कि आप ऐसा बिजनेस करेंगे कि जो कि लीगल हो, इनलीगल बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करे लॉ को वायलेट करे, इस तरीके का किसी भी तरीके का बिजनेस आप नहीं करेंगे, ये कहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, देखिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है मगर मोस्ट इजी भी है। इट कंटेन मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, है ना। दिस क्लॉज डिफाइन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। अब ये ऑब्जेक्ट बताता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, है ना। आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना पड़ता है कि किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं आप सर्विसेज देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग देंगे। ऐसा नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग का नाम लिखे हैं और सर्विस देना चालू कर रहे हैं, होटल चलाना चालू कर रहे हैं, नहीं। आपको जो जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हो ना वो चीज आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप स्टेशनरी का मैन्युफैक्चरिंग का ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखे, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे पर्पस क्या कि हमारा बिजनेस का जो पर्पस होगा वो स्टेशनरी का मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो आप स्टेशनरी प्रोडक्शन करिए। अगर आप शर्ट बनाना चालू करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन करना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना पड़ेगा कि हाँ पहले स्टेशनरी था, अब हम लोग एक न्यू सेगमेंट इंटर कर रहे हैं, दैट इज शर्ट, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बात समझे? तो ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, क्या पावर है क्या ड्यूटीज है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड एंड स्टेटेड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग कंडीशन, और ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। क्या कंडीशन है सर, थोड़ा बता देते हैं। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल, ये क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट शुड नॉट कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ की बात करें, सरकार का जो लॉ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको कॉन्ट्ररी ना करे, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। एंड लास्ट क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इमोरल। इमोरल कहने का मतलब नैतिकता के अगेंस्ट ना हो, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब अल्टरेशन की बात करें, अल्टरेशन कहने का मतलब कि अगर इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो इन ऑर्डर टू अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर हम अपने कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस लाना चाहते हैं, a company must pass a special resolution and obtain the permission of company law board। सर स्पेशल रेजोल्यूशन तो पता था, ये कौन आ गया, कंपनी लॉ बोर्ड। तो बाबू कंपनी लॉ बोर्ड जो है ये एक मतलब समझ लो कि सरकार का बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि फैसला सुनाती है कंपनी के डिसीजन के ऊपर। मतलब कंपनी अगर कोई गलत काम किया या फिर कुछ उटपटांग मतलब इलीगल एक्टिविटी किया तो जो सजा सुनाता है ना, हाई कोर्ट में नहीं जाता, पहले जाता है यहाँ कंपनी लॉ बोर्ड में। कंपनी लॉ बोर्ड ही उसका डिसीजन लेती है। बात समझे? चलिए, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना। और अगर आप अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में एडिशन कर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा,
और कंपनी लॉ बोर्ड का परमिशन भी लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में CLB भी बोलते हैं। CLB बहुत फेमस है। कल को अगर आप अच्छे से कंपनी लॉ पढ़ोगे ना तो पता चलेगा तुमको कि जो कंपनी लॉ बोर्ड है बहुत बड़ा दिग्गज संस्था है। ऐसा ऐसा पेनाल्टी और ऐसा ऐसा डिसीजन लिया है कंपनी के ऊपर कि तुम सोच के भी एकदम चौंक जाओगे। भयानक डिसीजन। एक कंपनी का वैल्यू है 4 करोड़ और लगाता है फाइन 2.5 करोड़। समझे कि तुम्हारा इतना भयानक फाइन लगाएगा कि कंपनी बंद कर देगा इस तरीके से, अगर आप गलत एक्टिविटी परफॉर्म किए तो। ठीक है, कंपनी लॉ बोर्ड। चलिए नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी क्लॉज। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं हम लोग अभी तक पढ़े हैं नेम क्लॉज, है ना, उसके बाद सिचुएशन क्लॉज एंड लास्ट हम लोग पढ़े हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है? आपको पता है लाइबिलिटी कितने प्रकार का होता है? लाइबिलिटी मतलब क्या? मेंबर का लाइबिलिटी मतलब शेयर होल्डर का लाइबिलिटी। तो आपको पता है कंपनी जो है उसका लाइबिलिटी होता है लिमिटेड, उसका लाइबिलिटी होता है लिमिटेड। और लिमिटेड में भी 2 क्लासिफिकेशन है। क्या क्या क्लासिफिकेशन है? एक है आपका लिमिटेड टू शेयर, एक है लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी जब स्टार्ट होता है तो वहां पर लिखना पड़ता है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं किसका लिमिटेड बाय शेयर है और किसका लिमिटेड बाय गारंटी। अब मान लो सारे लोगों का लिमिटेड बाय शेयर है, मान लो सारे लोगों का जो गारंटी है वो लिमिटेड बाय शेयर है। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड क्लॉज, लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी से क्या फायदा है कि आपका पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होगा। याद है ना कि भूल गए सब? हमको तो लगता है कि भूल गए होंगे, मतलब शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस तुम लोग में ज्यादा रहता है ना। चलो एक बार फिर से बताते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? जहां पर आपका अगर बिजनेस को लॉस होता है तो पूरा प्रॉपर्टी लाइबल होगा, यानी कि बिजनेस के लॉस को पे करने के लिए आपका घर का प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाएगा। मगर अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होगा। तो कंपनी का जो है आप फीचर्स में पढ़े थे ये क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें इसका क्या मतलब है कि दो क्लासिफिकेशन है, या तो लिमिटेड बाय शेयर या तो लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी क्लॉज में ये लिखा हुआ रहेगा कि जितने भी मेंबर हैं किनका लिमिटेड बाय शेयर है और किनका लिमिटेड बाय गारंटी है। अब मान लीजिए कोई अल्टरेशन करना है, अल्टरेशन करना है तो क्या होगा? मतलब अल्टरेशन क्या होगा? जैसे मान लीजिए जो लिमिटेड बाय गारंटी था अब वो कह रहा है कि नहीं हमको लिमिटेड बाय शेयर में करो, तो ठीक है भाई, तो उसके लिए अल्टरेशन के लिए क्या प्रावधान है ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, दिस क्लॉज डिफाइन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। है ना, ये क्या बताता है? लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, आपको पता है लिमिटेड बाय शेयर होता है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। और फॉर एग्जांपल ये आपको दे दिया, एग्जांपल में आपको पता है लिमिटेड बाय शेयर में हम क्या बताए थे, एक बार पलट के देखना, आपको लिखवाए जो है बहुत ही सरल शब्द में उसको लिखें कि अगर कंपनी का जो शेयर का दाम है 7 रुपया है, सॉरी 10 रुपया है और बंदे ने सिर्फ 7 रुपया पे करा है तो उसको 3 रुपया देना पड़ेगा। और इसको क्या बोलेंगे? अनपेड अमाउंट, वो अमाउंट जो अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो कल को अगर कंपनी बंद होगा तो उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो मालिक था, तो देना पड़ेगा। और एक और क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में एक सर्टेन अमाउंट रहता है कि चलिए भाई मेरे तरफ से गारंटी है 1 लाख रुपए का, है ना, कि अगर कल को कंपनी का किसी भी तरीके का अनहोनी होता है, लॉसेस होने का चांसेस होता है, तो 1 लाख रुपया मेरे तरफ से जाएगा। ये हो गया लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसमें अल्टरेशन लाना है तो क्या करोगे? अल्टरेशन लाना है तो क्या होगा? इफ द कंपनी वांट टू मेक एनी अल्टरेशन in its liability clause, then it must passes unanimous resolution in meeting of its member। unanimous मतलब समझ में आया?
100% वोटिंग होना चाहिए। अगर एक बंदा भी रिग्रेट कर गया, मतलब पीछे मुड़ गया, खत्म कहानी। अनएनिमस, बिना किसी विद्रोह के सारे के सारे लोग फेवर में होने चाहिए और आपको मीटिंग पास कर देना है। और अगर सब कोई राजी है तो डन डनाडन डन है, नहीं तो फिर लाइबिलिटी क्लॉज चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये आपके लिए एक नया टर्म है, अनएनिमस रेजोल्यूशन। तो 3 तरीके का रेजोल्यूशन हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अनएनिमस रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, 100% वोटिंग चाहिए, सबका सहमति होना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैपिटल क्लॉज की बात करें तो कैपिटल क्लॉज कहने का मतलब होता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल कितना होगा। आपको हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है, कि किसी भी कंपनी की बात करें तो कंपनी का एक ऑथराइज्ड कैपिटल होता है जिसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, और आपको ऊपर बताए भी थे, और इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं कि जितना ज्यादा रजिस्टर्ड कैपिटल रहेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल रहेगा, उतना ज्यादा लीगल फी लगता है रजिस्ट्रेशन का, है ना। तो उसी की बात हो रही है कि कैपिटल क्लॉज में ये लिखना पड़ता है कि आपका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना होने वाला है। अब 1 करोड़ लिखेंगे तो 1 करोड़ के हिसाब से चार्ज लगेगा, और 100 करोड़ लिखेंगे तो 100 करोड़ के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो देखिए क्या करा, दिस क्लॉज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल with which the company is to be registered, है ना। the company with which the company is registered is called registered capital, authorized capital या फिर nominal capital। तो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कहने का मतलब इतने का मार्केट में वो शेयर इशू कर सकता है, और या फिर कंपनी में इतने का इन्वेस्टमेंट है। देखो जब कंपनी आप स्टार्ट करते हो ना, तो ये सारी बातें आपको लिखना पड़ता है कि भाई आप कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इलीगल पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। द कंपनी कैन इशू ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर विच आर ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम। और अगर शेयर इशू करने की बात करें पब्लिक कंपनी के केस में, तो उतना का ही शेयर इशू कर सकते हैं जितना ऑथराइज्ड हैं आप। यानी कि अगर 1 करोड़ का लिखे हैं तो 1 करोड़ तक का आप शेयर इशू कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर किसी भी तरीके का बदलाव करना है, तो कल को मान लीजिए कंपनी और बड़ा हुआ और हमको ऑथराइज्ड कैपिटल 1 नहीं 100 करोड़ करना है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, अल्टरेशन। A company can alter its capital clause by passing a special resolution and by obtaining approval from company law board। सिंपल। जो हम लोग कहाँ पढ़े थे, जो हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्ट क्लॉज में। देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी सेम है, कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग कंपनी लॉ बोर्ड। तो नेम क्लॉज सॉरी ऑब्जेक्ट क्लॉज का जो अल्टरेशन का जो तरीका है, उसी तरीके से हम लोग कैपिटल क्लॉज को भी चेंज करते हैं। यानी कि अगर आप अपने अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो, या फिर घटाना चाहते हैं, अ कंपनी कैन अल्टर कैपिटल क्लॉज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड, है ना। ये आपका 5th क्लॉज था। एंड आज का लास्ट क्लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। एसोसिएशन या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होता है, जितने भी डायरेक्टर हैं और जितने भी मेंबर हैं सारे लोग साइन करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि अगर किसी डायरेक्टर को शेयर का रिक्वायरमेंट है तो क्वालिफिकेशन शेयर जो है ना, वो क्या है और उसका पेमेंट हो चुका है। देखिए अब तो क्या कह रहा है, एक बार इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिस क्लॉज कंटेन अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब आपको पता है डिक्लेयर करना, सो बताना कि हाँ, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर। डिक्लेरेशन कौन देता है, डायरेक्टर। स्टेटिंग वी द सेवरल पर्सन। वी द सेवरल पर्सन मतलब
जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबके बारे में, whose name and address are submitted, जितने भी डायरेक्टर बनेंगे वो डायरेक्टर लोग अपना नाम और एड्रेस सबमिट करेंगे, एंड आर डिजरियस, है ना, डिजरियस कहने का मतलब आपका होता है इच्छा अनुसार, हम खुद से विलिंगनेस, है ना, वॉलेंट्री एसोसिएशन के साथ of being formed into the company in accordance with the memorandum of association, and we undertake to take the qualifications here. This declaration must be signed by all the director of the company. इसका सरल शब्द में अगर एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब है कि जितने भी डायरेक्टर हैं कंपनी के, जिनका नाम लिस्ट में लिखा हुआ रहेगा कि हाँ इस कंपनी का ये डायरेक्टर है, वो एक स्टेटमेंट देंगे कि हाँ आई डिक्लेयर कि मैं इस संस्था का डायरेक्टर अपने इच्छा अनुसार बनना चाह रहा हूँ, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं क्वालिफाई भी कर रहा हूँ, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं क्वालिफाई भी कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, सबसे बड़ा बात, अल्टरेशन, दिस क्लाउज कैन नॉट बी अल्टर्ड, ये क्लाउज आप अल्टर नहीं कर सकते, मतलब इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते। बात समझ में आया है ना? यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हो, ये तो समझ में आ गया एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज कहने का मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टर लोग जो है वो डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे कि हम और जितने भी लोगों का नाम लिखा हुआ है सब कोई, है ना, वॉलेंट्री पर्पज से इस संस्था से जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन शेयर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल कर रहे हैं। हर कंपनी का ना एक डायरेक्टर बनने के लिए, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो उस कंपनी में कुछ नंबर ऑफ शेयर आपके होने चाहिए, तो वो जो रिक्वायरमेंट है हर कंपनी का अलग अलग होता है, हर कंपनी का अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए कि टाटा इंडस्ट्री का डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए 4% का शेयर होना चाहिए आपके पास, मतलब कंपनी का 4% का शेयर आपके पास होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई करेंगे और आप डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये इसको कहेंगे क्वालिफिकेशन शेयर, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर दैट यू मस्ट होल्ड टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। तो यहाँ पे डायरेक्टर दो चीज डिक्लेयर करेगा कि हम इच्छा अनुसार जुड़ रहे हैं संस्था में, डायरेक्टर बन रहे हैं, प्लस हम जो क्वालिफिकेशन शेयर का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज, और इसको आप अल्टर नहीं कर सकते हो, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं ला सकते हो। बात समझ में आया? तो आज के क्लास में हम लोग फाइनली डिस्कस किए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एंड इसके 6 क्लॉज के बारे में पढ़े, और अगर किसी भी तरीके का अल्टरेशन करना है तो ये भी हम लोग जाने कि किस तरीके से अल्टरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां हम लोग बात करेंगे क्या कि किस प्रकार से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल कंटेन किया जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।